नमस्कार साथियों। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे मौलिक अधिकार का, और मौलिक अधिकार पर भी जो हम लोगों ने चर्चा की थी उससे आगे की चर्चा हमारी आज रहेगी। और आशा करता हूँ कि जो पिछली क्लासें थी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और जो आज हम चर्चा कर रहे हैं उससे आगे। अब देखिए, जो हमारा चर्चा का विषय था मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में भी हम लोगों ने किस बात पर, समानता के अधिकार, वही हमारा चल रहा था पहला अधिकार। और पिछली जो हमारी 4 क्लासें हो चुकी थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वहां जाके आप देख सकते हो, क्योंकि पहले देखोगे तभी आगे का समझ में आएगा, बाकी आगे का समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। अब देखो, मौलिक अधिकार कौन सा, मौलिक अधिकार, हम यही पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में भी हम सबसे पहला पढ़ रहे थे कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब देखो, समानता का अधिकार जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक। अब इसमें से हम लोगों ने कौन सा पढ़ लिया था, 14 हम लोगों ने पढ़ लिया था, 15 अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ लिया था, और 16 भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो जो हमारी अंतिम क्लास में जो चर्चा रही थी उसे आगे जोड़कर हम कुछ एक चीजें बताएंगे, जो आप लोग क्या करना, साथ साथ में नोट कर लेना। क्या कर लेना, नोट कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और हमारा जो चल रहा है कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार, जिसके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो, जो हमारी पिछली चर्चा रही थी कौन सी, एक बार मैं वापस बताना चाहूंगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और दूसरा था पिछड़े वर्ग। ये हमारी पिछली क्लास में चर्चा थी। अब देखिए, अनुसूचित जाति, इसके संबंध में जो अनुच्छेद है वो कौन सा, 341। और जनजाति के संबंध में जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो 342। और पिछड़े वर्ग में जो, पिछड़े वर्ग से संबंधित जो अनुच्छेद है 342 ए, कौन सा है, 342 ए में उसका उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर हमने बताया था कि कौन से जाति अनुसूचित जाति में आएगी, कौन सी जनजाति में आएगी, और कौन से पिछड़े वर्ग में आएगी। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो संबंधित राज्य का जो मंत्रिमंडल होगा वो सलाह किसको देगा, राज्यपाल को, और राज्यपाल की सलाह किसको देगा, राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति उस जाति को किस में रखना है, वो सलाह के आधार पर इसको रख देगा। ये थी हमारी पिछली क्लास में चर्चा। अब देखो, इससे आगे की जो चर्चा है कुछ एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखो, इसके बाद एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 323। साथ साथ देखते रहिए आप, और देखकर अपने नोट्स बना लें, ठीक है। क्योंकि नोट्स बनेगा तो आप बार बार उन चीजों को देखोगे, और जब बार बार देखोगे तो आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, ठीक है। अब देखो, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 330 वो ये कहता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में क्या होगी, सीटें आरक्षित होगी। कौन सी में, लोकसभा में सीटें आरक्षित होगी। अब देखो, अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा
अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होगी। ठीक है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में जो सीटें आरक्षित होगी, इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 में किया गया। किस में किया गया है? अनुच्छेद 323 में किया गया है। अब अगला आर्टिकल देखिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा याद रखिए। आर्टिकल 331, ठीक है। इसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों जिसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं, एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा। क्या करेगा? मनोनीत करेगा। अब आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में जो ये दो एंग्लो इंडियन, जो दो आंग्ल भारतीय हैं, उनको जो मनोनीत करने का जो ये आर्टिकल है, इसको अभी निष्क्रिय कर दिया गया, हटाया नहीं गया। इसको क्या करते, फिलहाल निष्क्रिय कर लिया गया कि अब इनको जरूरत नहीं रही। क्या कहा है? जब इनको निष्क्रिय किया गया था तब कारण पूछा, तब इन्होंने कहा था कि एक तो वैसे भी इनकी जो संख्या है वो कम है, और दूसरा इनका फिलहाल कोई काम भी नहीं है। तो इसलिए अब इनको क्या कर दिया, ये जो आर्टिकल इसको निष्क्रिय, हटाया नहीं गया, हटाया नहीं गया। ये संविधान में है, लेकिन इसके जो प्रावधान है इसको फिलहाल निष्क्रिय कर दिया गया। अब मान लो आगे जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब वापस संविधान में संशोधन करके इसको क्या कर देंगे, वापस लागू कर देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो ये जो अनुच्छेद 331 है फिलहाल में वर्तमान में क्या है, निष्क्रिय। ठीक है। अब देखो ये जो आंग्ल भारतीय है, आपको पता होगा जो मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी की सरकार में जो मंत्रिमंडल है, उन मंत्रिमंडल में भी ये जो दो आंग्ल भारतीय हैं इनको मनोनीत नहीं किया गया था, इनको मनोनीत नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल से जो आगे आने वाली सरकार है उसमें भी मनोनीत नहीं होंगे। तो अब ये जो लोकसभा में सदस्य संख्या है वो कितनी है, 543, क्योंकि जो दो थे, जो आंग्ल भारतीय थे यानी कि एंग्लो इंडियन जो दो थे, इनको अभी निष्क्रिय कर दिया गया। जब ये है ही नहीं तो फिर लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है, 543, और 543 का क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन होता है। अब देखो ये एंग्लो इंडियन होते कौन, या इनके संदर्भ में जो परिभाषा है कि दो जो ये आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है लोकसभा के अंदर, ये है कौन? ठीक है। अब देखो इनसे संबंधित अनुच्छेद 366, आप सबको पता होगा अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं दे रखी है। क्या दे रखी है, परिभाषाएं। ठीक है। विभिन्न जो भी हैं उनके संदर्भ में परिभाषाओं के बारे में जो आर्टिकल है अनुच्छेद 366, और अनुच्छेद 366 में दे रखा है कि जो महिला है, कौन है, महिला। अब देखो इसको समझने का प्रयास करो। ये महिला है, ठीक है, ये महिला।
अब ये जो महिला है ये कहां की होनी आवश्यक है? भारत की। अनुच्छेद 366 में परिभाषा दे रखी है, बहुत आसान तरीके से समझिए आप कि ये जो महिला है ये तो कहां की होनी चाहिए, क्योंकि आंग्ल भारतीय में आपको पता ही है कि माता भारत की और पिता विदेश का, और उसकी जो संतान है वो क्या कहलाती है? एंग्लो इंडियन कहलाती है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा 366 में दे रखी कि महिला कहां की होनी आवश्यक है? भारत की, और जो पिता है ये पिता, ठीक है, ये जो पिता है यानी कि पुरुष, ये पुरुष कहां का? विदेशी, और विशेष तौर से यूरोपियन जो भी देश है वहां का होना आवश्यक। अब पिता विदेशी और माता भारत की, जब इन दोनों की जो संतान होगी, क्या होगी? इन दोनों की संतान, ये हो गई इनकी संतान। जो इन दोनों की संतान है वो कहां रहेगी? भारत में रहेगी। कहां रहेगी? भारत में। यदि वो संतान भारत में बड़ी हुई है तो वो क्या, राष्ट्रपति उनको क्या कर सकता था? लोकसभा में मनोनीत कर सकता था। लेकिन वर्तमान में ये प्रक्रिया क्या कर दी गई है? निष्क्रिय कर दी गई। तो आंग्ल भारतीय क्या होंगे? ये आपने समझ लिया होगा। अनुच्छेद 366 में इनकी परिभाषा दे रखी है कि जिनकी माता भारत की और पिता विदेशी होना आवश्यक है, और उनसे जो संतान उत्पन्न हो वो संतान कहां? भारत में निवास करती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंग्लो इंडियन कहेंगे। और उनको राष्ट्रपति क्या दो लोगों को या दो व्यक्तियों को क्या करता है? लोकसभा में मनोनीत करता है। क्या करता है? लोकसभा में मनोनीत करता है। अब एंग्लो इंडियन से संबंधित परिभाषाएं कौन से आर्टिकल में दे रखी है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में इनसे संबंध में ये परिभाषाएं दे रखी है कि राष्ट्रपति किनको लोकसभा मनोनीत करता है? आंग्ल भारतीयों को। कौन से में? अनुच्छेद 331 में। आंग्ल भारतीयों से संबंधित परिभाषा अनुच्छेद 366। समझ गए? अब देखो, इसके बाद एक अगला अनुच्छेद आपको याद रखना है, और अनुच्छेद 323 लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटों का प्रावधान। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को क्या करता? मनोनीत। लेकिन वर्तमान में क्या है? निष्क्रिय है। जो मोदी जी का मंत्रिमंडल है वहां पर भी जो दो एंग्लो इंडियन उनको मनोनीत नहीं किया गया। तो इस बात को आप थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए अगला आर्टिकल 332। आप कहोगे कि सर हम तो समानता के अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर ये अनुच्छेद कहां से आ गए? क्योंकि लास्ट जो हमारी क्लास रही थी कौन सी? अनुच्छेद 16 की जो धारा 4 थी उसमें हम लोगों ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बारे में चर्चा की थी। तो मेरे ख्याल से जुड़े हुए टॉपिक हैं, तो आप इनको भी एक बार थोड़ा सा याद रख लो और आपको पता भी होना चाहिए इनके बारे में। तो देखो अनुच्छेद 332 इसमें दे रखा है विधानसभा में। कहां पर? विधान सभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होगी। ठीक है, अनुच्छेद 330 में हमने देखा था कि लोकसभा में
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 332 में विधानसभा, क्या विधानसभा, मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है कि यदि आपको जो केंद्र की हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, वो यदि आपने लोकसभा, राज्यसभा, जो भी केंद्र के संबंध में जितने भी हैं, वो यदि आपने आराम से पढ़ ले तो आपको राज्य का जो राज व्यवस्था है आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि सिर्फ फर्क उनमें आर्टिकल का है, बाकी लैंग्वेज पूरी की पूरी एक जैसी। तो आप इनको आराम से समझ लो। जैसा कि देख लो, अनुच्छेद का फर्क था किसमें, 330 में। विधानसभा की जगह क्या किया था, लोकसभा, बाकी पूरा का पूरा एक जैसे ही। क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में जहां पर इन दोनों में कॉमन ही है, यदि आपको लोकसभा याद है पूरी की पूरी, उनकी शक्तियां वगैरह पूरी, तो आप लोकसभा का राज्य में यदि चर्चा करें तो कौन हो जाएगी, विधानसभा। यदि आपने राष्ट्रपति को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपका राज्यपाल आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो देश में स्थिति राष्ट्रपति की है, राज्य के अंदर वो किसकी है, राज्यपाल। जो देश के अंदर प्रधानमंत्री की स्थिति है, राज्य के अंदर किसकी हो जाएगी, मुख्यमंत्री की। किसकी, मुख्यमंत्री की। तो अब देखो, अनुच्छेद 332 में दे रखा कि विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होगी, जबकि 330 में लोकसभा में आरक्षित होगी। समझ रहे हो बात। अब देखो एक अगला आर्टिकल 333। इस 333 में दे रखा है कि राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेगा। क्या करेगा, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेगा। अब इससे पहले हमने पढ़ा था अनुच्छेद 331, जिसके अंदर तो दे रखा था कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। और 333 में राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो गया, राज्यपाल विधानसभा में वहां पर 2 था, यहां पर एक आंग्ल भारतीय को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ये बात हो गई। अब देखो जो हमारा राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान के अंदर एक भी आंग्ल भारतीय को मनोनीत नहीं किया गया, एक भी आंग्ल भारतीय को मनोनीत नहीं किया गया। अब देखो यदि यहां से पूछने वाले का क्वेश्चन आ जाए कि मान लो राजस्थान में एक आंग्ल भारतीय को क्या कर दिया, मनोनीत कर दिया, मानने के लिए, समझने के लिए। राजस्थान में मान लो एक आंग्ल भारतीय को क्या कर दिया, राज्यपाल ने मनोनीत कर दिया, ठीक है, ये एक आंग्ल भारतीय, इसको मान लो विधानसभा में क्या कर दिया, मनोनीत कर दिया, इनको क्या कर दिया, विधानसभा में मनोनीत कर दिया। तब विधानसभा की संख्या होगी तो वहां पर आपको ऑप्शन दे देगा 199 प्लस 1, 200 प्लस 1, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन रख देगा। तो आपको पता है कि राजस्थान में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, 200। राजस्थान में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है, किसकी, विधानसभा की, वो कितनी है, 200। कितनी है, 200। तो राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है। तो आप तो यहीं पर क्या हो जाओगे, बैठ जाओगे कि हमें तो 200 कंप्लीट करने, 199 तो निर्वाचित हो जाएगा और एक मनोनीत, पूरी कितनी हो जाएगी, 200, जबकि ऐसा गलत हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, 200 प्लस 1। मान लो
कि राजस्थान में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर दिया। राजस्थान विधानसभा की सीटें 200 हैं, तो 200 सीटों पर तो चुनाव होगा, जरूरी है। 200 सीटों पर तो चुनाव होगा, लेकिन जितने भी ये यहाँ पर मान लो एक को मनोनीत करता है तो 200 प्लस 1 होगा। सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 प्लस 1, क्योंकि 200 सीटों पर तो क्या होगा? चुनाव होगा। 200 पर तो क्या होगा? चुनाव होगा। और उसके बाद राज्यपाल एक को मनोनीत करता है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 200 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 प्लस 1 हो जाएगा। इस बात को आप विशेष तौर से याद रखना। यहां पर बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है? देने वाला कुछ भी दे, लेकिन हमारा क्या होगा? बिल्कुल जब कुछ सब कुछ क्लियर होगा तो सब सही होगा, क्योंकि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, तो वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि उसने ये दे दिया और आप ये करके बैठ जाओ तो वहां पर आपका गलत हो जाएगा। समझ गए ना? 200 सीटें हैं राजस्थान विधानसभा में, 200 पर तो चुनाव होगा। अगर राज्यपाल ने एक को मनोनीत कर दिया आंग्ल भारतीय को, एंग्लो इंडियन को, तो 200 प्लस 1 में काउंट होगा। 200 प्लस 1 में काउंट होगा, ठीक है? तो ये कुछ एक आर्टिकल थे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अब देखो यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोग थोड़ी सी याद रखिए। यहां पर मैंने विधानसभा लिखा था 332 में और 330 में, और 331 में लोकसभा लिखा था। 332 और 33 में क्या लिखा है? विधानसभा। अब 330 में भी मैंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लिखा था, और 332 में भी मैंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में लिखा। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पिछड़ा वर्ग कहां गया? उस पिछड़े वर्ग से संबंधित आरक्षण का प्रावधान कहां पर किया गया? किसका? जो पिछड़ा वर्ग है, जिसका हमने पढ़ा था आर्टिकल 342 ए के अंदर कि कौन से पिछड़ा वर्ग में आएगा, जिसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल की सलाह पर, और राज्यपाल की सलाह संबंधित राज्य का मंत्रिमंडल देता है। तो यहाँ पर भी अनुसूचित जाति और जनजाति पढ़ा था, लोकसभा में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले पढ़ा था। तो एक चीज यदि आप नोट करके लिखना चाहो तो नोट करके लाइन लिख लो कि लोकसभा और विधानसभा में जो भी पिछड़ा वर्ग है यानी कि ओबीसी, ठीक है, उसके लिए किसी प्रकार की सीटों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। इस बात को आप विशेष तौर से थोड़ा सा याद रखिए। कई बार आपको मान लो पूछ ले कि लोकसभा में पिछड़े वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण है कौन सी अनुच्छेद में, तो बोल देगा मान लो कुछ भी दे दे 342, 343, 344, इनमें से कोई नहीं, या उल्लेख भी नहीं है। तो आप क्या करोगे? संविधान में इसका उल्लेख भी नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लिए लोकसभा या विधानसभा में कितनी सीटों का आरक्षण होगा, इसका उल्लेख नहीं। इस बात का आप थोड़ी सी याद रखिए, ठीक है? और ये लाइन नोट करके लिख लेना। अब देखो ये तो थी जो हमारी पिछली क्लास में चर्चा थी अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में। तो अब देखो समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 16 कंप्लीट कर लिया, और अनुच्छेद 16 के बाद अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे। कौन सा? अनुच्छेद 17। अब देखो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो ये कहता है कि छुआछूत की समाप्ति, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। दूसरा यदि देखा जाए छुआछूत, अब ये होता क्या है? संविधान में ये शब्द दे रखा है अस्पृश्यता। अब ये होता क्या है तो समझो इसके बारे में।
जो ये अस्पृश्यता शब्द दे रखा है, इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर नहीं किया गया कि अस्पृश्यता किसको कहते हैं, अस्पृश्यता होती क्या है। इसको कहीं पर भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। समझो, इस अस्पृश्यता जो शब्द है, इसको भारतीय संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया कि कौन से आधार होंगे अस्पृश्यता के, ठीक है। लेकिन इसका यदि हम अर्थ देखा जाए तो आपको पता होगा कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों को क्या करते हैं, शोषण करते हैं। उनको इस आधार पर एक तरफ बैठा देते हैं कि आप नीची जाति के हो, आप हमसे दूर रहो, आप ये जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दे, इस तरीके के कहीं हमारे संविधान में प्रावधान बन चुके हैं, ठीक है, कहीं सारे प्रावधान बनाए जा चुके हैं इनके निवारण के लिए। और यहां तक मान लो किसी ने भी, यहां तक मान लो यदि किसी ने छुआछूत कर दी है या इसी के आधार पर वो पकड़ा जाता है तो वो इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं रहता, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब इस अस्पृश्यता का कहीं पर भी, पहली बात तो संविधान में इसकी परिभाषा से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अब कौन कौन से आधार हो सकते हैं, तो इन आधारों में देखो, जैसे सार्वजनिक कोई मंदिर वगैरह है, खेल का मैदान है, कोई भी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल है, यदि वहां पर किसी को जाति के आधार पर रोका जाए तो वो क्या है, दंडनीय अपराध है। यानी कि अस्पृश्यता को एक अपराध मान लिया गया। क्या मान लिया गया, अपराध। यदि ऐसा कोई करता पाया जाए तो उसके खिलाफ दंड का प्रावधान। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आप प्रत्यक्ष रूप से उसको कहो कि आप यहाँ नहीं जाओगे, इस मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे, उस पार्क में आप नहीं जाओगे, वहां जो भी सार्वजनिक स्थल है मनोरंजन के वहां पर आप नहीं जाओगे, तो ये तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष। तो इनके लिए दंड का प्रावधान। अब जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष करो, आप किसी को जाति के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से भी यदि उसको अस्पृश्यता के आधार पर देखते हो या उसके बारे में कुछ टिप्पणी करते हो तो भी आपके खिलाफ क्या हो, कार्यवाही होगी। यानी कि सिंपल साधारण शब्दों में समझो, इस अस्पृश्यता को क्या मान लिया गया, एक अपराध मान लिया गया। क्या मान लिया गया, अपराध मान लिया गया। तो अब किसी भी आधार पर सार्वजनिक जो प्रवेश है वहां पर आपको नहीं रोका जाएगा, ठीक है। मंदिरों में आपको प्रवेश दिया जाएगा, वहां पर भी ऐसा नहीं कि किसी के आधार पर कोई रोक टोक हो, ठीक है। तो ये है अस्पृश्यता। और अस्पृश्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 17 में किया गया। किस में किया गया, अनुच्छेद 17 में, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है, अब देखिए, जो अगला हमारा समानता का अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18। कौन सा, अनुच्छेद 18। अब जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि उपाधियों का अंत। किसका अंत, उपाधियों का अंत। अब इसको सबसे पहले थोड़ा सा समझो। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले आप लोगों को पता, राजा महाराजाओं का शासन था जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, ठीक है। उस समय राजा महाराजाओं का शासन था और राजा महाराजाओं को बहुत सारी उपाधियां दे रखी थी, ठीक है। जैसे कि महाराजा की उपाधि है, बहुत सारी पहले उपाधियां प्रचलित थी, जैसे महाराजा की उपाधि है, राय बहादुर है, राय बहादुर है, राज बहादुर है। इस प्रकार की कई सारी उपाधियां दे रखी थी, ठीक है। अब ये कई सारी उपाधियां जब दे रखी थी तो जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय संविधान निर्माता ने ये सोचा था कि ये बहुत सारी उपाधियां सबको दे रखी हैं, इससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, गलत प्रभाव। यदि कोई उपाधि धारक, मान लो कोई व्यक्ति है, यदि इनमें से कोई उपाधि है तो वो तो वीआईपी की श्रेणी में आ जाएगा, इससे भेदभाव और बढ़ जाएगा।
इस भेदभाव को बढ़ने से रोकने के लिए यानी कि इस भेदभाव को कम करने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत का एक अनुच्छेद जोड़ा, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी पहले से उपाधियां थी वो क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, उनको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन उनको रद्द कर दिया जाएगा, फिर उपाधियां कौन कौन सी आप ले सकते हो? तो राज्य को एक अधिकार दिया गया था कि आप शिक्षा, कौन सी शिक्षा, और दूसरा सेना। शिक्षा और सेना इन दो से संबंधित ही आप उपाधि प्रदान कर सकते, यानी कि इन दो से संबंधित आप उपाधि प्रदान कर सकते हो। इन दो को छोड़कर अन्य कोई भी आप उपाधि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को आप नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं दे सकते। समझ रहे हो कि शिक्षा और सेना, तो फिर आप कहोगे सर इनको ही क्यों रखा? तो शिक्षा में मान लो किसी को कोई उपाधि दे रखी है, तो उपाधि पाकर वो और ज्यादा करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, क्या करेगा, और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। अब मान लो सेना में किसी को उपाधि दी जाती है, कैप्टन, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट वगैरह, तो वो क्या है, और भी अच्छा करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तब उनको ये मिलती है। इससे कोई ऐसा गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे अच्छा मेहनत करेगा उसको ये उपाधि मिलेगी, सबसे अच्छा करेगा उसको ये उपाधि दी जाएगी, तो इसमें कोई वैसे भेदभाव वाली बात नहीं आएगी। तो ये कहा गया था कि राज्य शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधि दे सकता है, इन दो के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता, इन दो के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। अब देखो इसमें कुछ एक प्रावधान और किए गए। इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक, क्या प्रावधान किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक वो किसी विदेशी राज्य से, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। मान लो भारत का कोई व्यक्ति है, तो भारत का व्यक्ति दूसरे किसी भी देश से किसी प्रकार की कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता या उस उपाधि को नहीं ले सकता, ये बात है। फिर इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक है, ठीक है, कोई भी भारतीय नागरिक है, वो विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की परमिशन, यानी कि राष्ट्रपति, कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की परमिशन के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। उसके लिए किसकी अनुमति लेनी आवश्यक है, राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से किसी तरीके के कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। फिर इसमें दूसरी बात और दे रखी है। अब देखो दूसरी बात और इसमें क्या दे रखी है, प्रावधान कि मान लो कोई भी विदेशी व्यक्ति है, कौन सा, कोई भी विदेशी व्यक्ति है, और वो विदेशी व्यक्ति यदि भारत में किसी पद पर कार्यरत है, कोई भी विदेशी व्यक्ति है और वो भारत में किसी पद पर नियुक्त है, तो वो व्यक्ति भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। उसको भी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद ही वो क्या करेगा, उस राज्य से कोई उपाधि ले सकता था। तो बिना राष्ट्रपति की परमिशन से, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो विदेशी हो, जो भारत में किसी पद पर कार्यरत हो, उनको क्या करना होगा, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही उसको क्या किया जाएगा, वो कोई भी विदेशी राज्य से अपनी उपाधि ले सकता है। ठीक है, ये सारी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में दे रखा, उपाधियों का अंत। तो राज्य शिक्षा और सेना ये दो उपाधियां दे सकता है, इन दो के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा
हम पढ़ रहे थे समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। इस समानता के अधिकार को हम लोगों ने बहुत बारीकी से पढ़ा है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो ये आज जो हमारी क्लास में ये समानता का अधिकार कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और जो भी ये सारी बातें थी या इनमें जो भी प्रावधान थे वो आप लोगों को समझ में आ गया। यदि ना आए तो आप एक दो बार इनको देखना और रटना नहीं, आप उसको समझने की कोशिश करना आपके दिमाग में हमेशा, और साथ में आप क्या बना लो, अपने नोट्स भी बनाते रहो। ठीक है, इसके आगे का जो अधिकार है उसको लेकर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप घर बैठे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।